अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 23वें लेक्चर का पार्ट 4 है। आज का हमारा टॉपिक है थीसिस का तीसरा चैप्टर, रिसर्च का तरीक़ाकार। रिसर्च मेथडोलॉजी के किस तरीक़ाकार को इख्तियार करते हुए आप थीसिस को पूरा करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू के हवाले से टिप्स दिए थे। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैप्टर को हम देखें, चैप्टर नंबर 3 को, तो ये इसमें भी 5 से 6 पार्ट्स हैं या 5 से 6 हेडिंग्स बनती हैं और उसके अंदर आपको इसको पूरा डिफाइन करना होता है। फर्स्ट ओवरव्यू है, ये तो कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैंडेटरी है कि आपको यहाँ ओवरव्यू में ये जो नीचे आपने सब हेडिंग्स लिखी हैं, ओवरव्यू में आपने उसको 2 से 3 पैराग्राफ में समरी उसकी दे देनी है कि इस चैप्टर में बेसिकली आपने करना क्या है। स्कॉलर्स, उसके बाद आपको रिसर्च डिज़ाइन इसका देना है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन क्या है। फिर आपको इसकी अप्रोच, पॉपुलेशन और सैंपल के हवाले से बात करनी है। फिर डाटा कलेक्शन के हवाले से बताना है। फिर मेजरमेंट स्केल के हवाले से बताना है या इंस्ट्रूमेंट के हवाले से बताना है। और इसी तरह आपको डाटा कलेक्शन और फिर डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स के हवाले से बताना है। ये 2 चीज़ें, डाटा कलेक्शन प्रोसीजर बताना है और डाटा एनालिसिस टेक्निक्स बतानी है। बेसिकली अगर आप क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उसका तरीक़ाकार यही है कि आपको रिसर्च डिज़ाइन बतानी है। क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, आपको रिसर्च डिज़ाइन बताना है, उसकी अप्रोच बतानी है, पॉपुलेशन बताना है। आपने इंटरव्यूज़ का जो सैंपल लिया है या अगर आप सर्वे क्वेश्चनर के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपको सैंपल बताना है। और डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर भी बताना है कि आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कर रहे हैं या आप इंटरव्यूज़ कर रहे हैं या फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं या आप क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं। इसी तरह मेजरमेंट स्केल या इंटरव्यू स्केल के हवाले से भी बताना है कि किस तरह से आपने इंटरव्यू किए हैं, किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, फिर उसकी ट्रांसक्रिप्शन वगैरह है। या अगर आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं तो आपने कौन सा क्वेश्चनर यूज़ करके डाटा फिल करवाया है। और डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स भी बतानी है, चाहे आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं या आप क्वांटिटेटिव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा डिफरेंस है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। वो ये है कि क्वालिटेटिव स्टडी में आप कोई चीज़ प्री डिफाइन नहीं कर सकते कि बेसिकली ये एक सेट प्रोसीजर है। आप ये हेडिंग्स तो होंगी, रिसर्च डिज़ाइन तो होगा, अप्रोच होगा, सैम्पलिंग होगी, उसमें भी डाटा कलेक्शन प्रोसीजर होगा, एनालिसिस होगा, डाटा एनालिसिस। लेकिन ये 5 से 6 चीज़ें क्वालिटेटिव रिसर्च में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है किसी एक स्टडी में ये किसी और तरह से हो और किसी दूसरी स्टडी में किसी और तरह से हो, लेकिन क्वांटिटेटिव स्टडी में ये डिफरेंट नहीं हो सकती। क्वांटिटेटिव स्टडी में बेसिकली मैं मैनेजमेंट साइंसेज या सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि यहाँ क्वांटिटेटिव का जो पैटर्न है वो प्री डिफाइंड है, प्री फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप हमारा लेक्चर 3, 4 और 17 से लेकर 20 तक आप देख लें तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बेसिकली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च है क्या और उसका क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ आपको मेथोडोलॉजी का चैप्टर लिखने में और अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। अगर आप रिसर्च डिज़ाइन को समझना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक फुल फ्लैश लेक्चर नंबर 13 में आपको ये दिया है कि रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली क्या है। अब हम इन चीज़ों की डिटेल की तरफ जाते हैं। तो मेथोडोलॉजी के चैप्टर के हवाले से टिप्स ये हैं बेसिकली कि ये देखने में तो बहुत इजी चैप्टर है, लुक्स वेरी सिंपल बट रिक्वायर्स लेस एफर्ट्स। आपको दूसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम करना है, लेकिन इस चैप्टर के लिए इतना ज़्यादा काम नहीं करना। ये मैक्सिमम भी 4 से 5 सफ़ों से ज़्यादा नहीं होता प्रपोजल में, लेकिन जब आप पूरा थीसिस लेकर जाते हैं डिफेंस के लिए तो वहाँ भी ये 10 से 12 पेजेस से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ नॉकआउट चैप्टर। ये आपको नॉकआउट करवा देता है। बी केयरफुल फॉर दिस चैप्टर। मोस्ट ऑफ द examiners questions are from this chapter. Most of the time whole of the research questioned due to this chapter। आपके इस चैप्टर की वजह से आपकी सारी रिसर्च अंडर क्वेश्चन आ जाती है और अगर आप आंसर लेस हो गए तो आपकी स्टडी को वो रिजेक्ट कर देते हैं और आपको दोबारा स्टडी करने के लिए दे देते हैं। ये है बहुत आसान, लिखना बहुत आसान है, कम लिखना पड़ता है और पहले से मौजूद तरीक़ाकार भी मिल जाता है कि इस चैप्टर को कैसे लिखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेथोडोलॉजी से आते हैं और मेथोडोलॉजी ही बेसिकली
क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं, समझें इसको। जब आते हैं क्वेश्चन तो आपको रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से बात करनी है कि जी रिसर्च डिज़ाइन क्या है। अब जिस बंदे को रिसर्च फ़िलोसफी का नहीं पता, रिसर्च अजम्पशंस फ़िलोसॉफिकल अजम्पशंस का नहीं पता, ओंटोलॉजी क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, एक्सियोलॉजी क्या है, फिर उसी तरह रिसर्च फ़िलोसफीज जो हैं पोस्ट पॉजिटिविज़म, सोशल कंस्ट्रक्टिविज़म, एम्पिरिसिज्म, रियलिज़म, सब्जेक्टिविज़म, ऑब्जेक्टिविज़म, जिसको इन फ़िलोसफीज़ का नहीं पता, पैराडाइम शिफ्ट्स का नहीं पता, वर्ल्ड व्यूज़ का नहीं पता कि ये है क्या, तो वो रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकता है? वो वहाँ बिल्कुल चुप करके खड़ा रहेगा और उसने क्या करना है। तो आपको अगर इन चीज़ों को समझना है तो आप हमारे लेक्चर 8 से लेकर लेक्चर 13 तक आप हमारे लेक्चर को देखें, जिसमें हमने पूरा रिसर्च फ़िलोसफी और रिसर्च अजम्पशंस को इन डिटेल आपके साथ बात की है और आपको समझाने की कोशिश की है। रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि एक रिसर्चर ने चूज़ करनी है कि वो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कैसे कलेक्शन करेगा डाटा की, कैसे एनालाइज करेगा और कैसे अपनी फाइंडिंग देगा। उसके बाद पॉपुलेशन के हवाले से बताना है। प्रेजेंट स्टडी परफॉर्म रिसर्च टारगेट्स बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द पोस्ट पॉजिटिविज्म पैराडाइम अलॉन्ग विद जस्टिफिकेशन। अब यहाँ आपको इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म आपने क्यों यूज़ किया। जैसे ही एग्जामिनर देखेगा कि आपने पोस्ट पॉजिटिविज्म यूज़ किया तो वो कहेगा आपको कि आपने पॉजिटिविज्म क्यों नहीं यूज़ किया। आपको अब पॉजिटिविज्म का भी पता होना चाहिए। वो कहेगा आपने एम्पिरिसिज्म क्यों नहीं यूज़ किया, आपको क्रिटिकल थ्योरी क्यों नहीं इस्तेमाल किया आपने रिसर्च फिलोसफी पैराडाइम। आप लेक्चर 8 से 13 तक सुने, जहाँ सारे लेक्चर ये हमारे 7 से 8 लेक्चर स्पेशलाइज्ड लेक्चर हैं रिसर्च फिलोसफी को समझने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप ये लेक्चर सुन लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एड्रेस करना आ जाएंगे। अब उसके बाद आपको बताना है कि प्रेजेंट स्टडी विल बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये मैं क्वांटिटेटिव स्टडी के हवाले से बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि क्वालिटेटिव स्टडी में पार्ट्स तो यही हैं कि आपको रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से बात करनी है, अप्रोच और कलेक्शन के हवाले से और डाटा एनालिसिस के हवाले से बताना, लेकिन वहाँ तरीक़ाकार मुख्तलिफ है हर रिसर्च का दूसरे से। कहीं इंटरव्यू है तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है, कहीं ऑब्जर्वेशन है तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है, कहीं हिस्टोरिकल डाटा अगर आप स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देख रहे हैं तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार है। उसके ऊपर अलग से लेक्चर्स आपको देखने होंगे, हमारे अलग से लेक्चर उसके ऊपर हैं। फिर यहाँ आपको बात करनी है प्रेजेंट रिसर्च विल बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। अब आगे आपको कहना है कि प्रेजेंट रिसर्च इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। क्रॉस सेक्शनल डाटा हम कलेक्ट करेंगे या हिस्टोरिकल डाटा जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मौजूद हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। आपको ये बताना है कि आपका डाटा कौन सा है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, क्रॉस सेक्शनल है या दूसरा है। फिर आपको बताना है द रिसर्च अप्रोच ऑफ प्रेजेंट स्टडी इज़ डिडक्टिव इन नेचर, क्योंकि अब आपको यहाँ डिडक्टिविज्म का पता होना चाहिए। हमने पूरा एक लेक्चर दिया है कि इंडक्टिविज्म क्या है और डिडक्टिविज्म क्या है। आप बेसिकली क्वांटिटेटिव स्टडी में थ्योरी टेस्ट करते हैं तो ये डिडक्टिव अप्रोच है। तो जैसे ही आपने ये वर्ड लिखना है तो एग्जामिनर के वहाँ कान खड़े हो जाने हैं और उन्होंने फिर आपको पूछना जी आपने इंडक्टिविज्म क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अब ऊपर अगर आपने अपनी रिसर्च पैराडाइम पोस्ट पॉजिटिविज्म यूज़ किया और आप वहाँ नीचे उसको कमेंट कर देंगे जी सर गलती होगी हम इंडक्टिविज्म यूज़ कर लेंगे, तो वो फौरी पकड़ लेगा कि नहीं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ यूज़ कर रहे हैं ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच के जी हम ग्राउंडेड थ्योरी को यूज़ कर रहे हैं और नीचे अगर आप कर रहे हैं कि जी मैं डिडक्टिव मेरी जो रिसर्च है वो डिडक्टिव नेचर की है, तो वो एग्जामिनर आपको फौरी पकड़ लेगा और आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जब ग्राउंडेड थ्योरी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपकी स्टडी इंडक्टिविज्म की प्रिंसिपल पर बेस करती है। अगर आप पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप डिडक्टिव, अब इसके ऊपर हमारा पूरा लेक्चर है डिडक्टिविज्म और इंडक्टिविज्म के ऊपर। फिर आप कहेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग विल बी परफॉर्म थ्रू स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर। अब आपको यहाँ पॉपुलेशन का बताना है। पॉपुलेशन में बेसिकली आप क्या बताते हैं कि एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, सैम्पलिंग फ्रेमवर्क क्या है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, सैम्पल साइज़ क्या है, और ये तमाम चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप जब ये लिख रहे हो तो सबसे पहले आप खुद से सवाल करें, आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ। आप अपने आप से पूछें कि जी इसको मैं कैसे, इसको जस्टिफाई करो, फिर खुद ही उसका जवाब दें। अगर आप ये अप्रोच यूज़ करेंगे कि आप अपने आप से सवाल पूछ के उसका जवाब तलाश करेंगे तो 95%
आप समझ लें कि जो एग्जामिनर के क्वेश्चन है वो आप एड्रेस करके ही आ रहे हैं पहले ही, आपको उनके जवाब पहले ही पता है। आप हर चीज़ को जो आपने लिखी है, उसको जो आपने सोचा है, जिस तरह से आप करना चाह रहे हैं, उसको लिखने के बाद सबमिट करने से पहले क्रिटिकली खुद पहले एग्जामिन करें कि मेरी चीज़ें इंटरलिंक हैं। देखें, इस चैप्टर के हवाले से मैंने अपने पहले लेक्चर से आपको ये बताया हुआ है कि ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन सबसे मुश्किल ये है। क्यों? इसमें आपको बताना है कि आपकी फ़िलॉसफी क्या है, रिसर्च डिज़ाइन के हवाले से बताना है। रिसर्च डिज़ाइन ही सब कुछ है, बाकी इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, रिजल्ट्स और डिस्कशन वो सब पीनट्स हैं। लेकिन जब आप थीसिस लिखते हैं तो 80% उनके ऊपर काम करना पड़ता है, 20% काम, बल्कि मैं कहता हूँ 10% काम आपको रिसर्च डिज़ाइन के, रिसर्च मेथडोलॉजी के चैप्टर पर काम करना पड़ता है। लेकिन वो जो 80 से 90% काम बाकी चैप्टर्स पे आपको करना है, वो आप तब करते हैं जब आपको मेथडोलॉजी की समझ आ जाए, आपको रिसर्च डिज़ाइन की समझ आ जाए, आपको फ़िलॉसफी की समझ आ जाए, फ़िलॉसॉफिकल असम्पशंस की समझ आ जाए कि क्यों ये, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि क्यों आपने पोस्ट पॉजिटिविज़म, क्यों अगर आपका क्वेश्चन ही क्वालिटेटिव स्टडी का है और आप नीचे अगर कह रहे होंगे कि मैं पॉजिटिविज़म पैराडाइम यूज़ कर रहा हूँ, तो वहीं आप पकड़े जाएंगे। या इधर आप कह रहे हैं कि जी मैं ग्राउंडेड थ्योरी के तहत कर रहा हूँ, नीचे आप कहेंगे कि जी मैं इंडक्टिविज़म के तौर पे काम कर रहा हूँ, इंडक्टिविज़म मेरी नेचर है, डिडक्टिविज़म नेचर है, तो वो वहाँ पकड़े जाएंगे। और अगर आपको रिसर्चर, एग्जामिनर ये कहे कि आप पोस्ट पॉजिटिविज़म पैराडाइम यूज़ कर रहे हैं, आपकी जो अप्रोच है वो इंडक्टिव नेचर की क्यों नहीं है, तो अगर आपको ये समझ होगी तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए इस चैप्टर को आप सबसे पहले आपको रिसर्च, फिलोसॉफिकल अजम्पशंस और फिलोसॉफिकल वर्ल्ड व्यूज़ का पता होना चाहिए और उसकी इंटरकनेक्शन क्या है, उसके नीचे फिर बेस क्या बनती है। जब आपको ये पता होगा तो फिर आप बेसिकली ये सारी चीज़ें कर पाएंगे कि आप रिसर्च अप्रोच को डिफ़ाइन करेंगे, पॉपुलेशन सैम्पलिंग को करेंगे और आप डाटा कलेक्शन का बताएंगे और उसको आप रिजॉल्व करेंगे। अब फिर आप बताएंगे, जब आप इसमें अपने आप से क्वेश्चन कर लें, अब जब आप सेटिस्फाई होंगे अपने आप से, सेटिस्फाई योर सेल्फ फर्स्ट, जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये 100% श्योर है कि आप इंशाल्लाह आप अपने एग्जामिनर को भी सेटिस्फाई कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी क्वेश्चन में थोड़े ढीले भी रहे, आप ये जो एक्सरसाइज करके जाएंगे ना, अपने आप से सवाल करके और उसके जवाब तलाश करके जाएंगे, तो आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आएंगे जवाब देते हुए। एग्जामिनर बाज़ का आपके आंसर की क्वालिटी को नहीं देखता, उसके कंटेंट को नहीं देखता, वो ही देखता है कि हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट इन योर रिप्लाई। तो जब आपको इन चीज़ों की इंटरकनेक्शन का पता होगा कि कैसे फ़िलोसॉफी, जो आपने फ़िलोसफी यूज़ की है, उसके नीचे उस फ़िलोसफी में क्या चीज़ें आती हैं, वो डिडक्टिविज़म है, वो इंडक्टिविज़म है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उतना ही हाई होगा। लेक्चर 8 से 13 तक अगर आप सुन लेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं कभी ये फ़िलोसॉफिकल असम्पशंस भूलेंगी नहीं। फिर आपको बताना है कि आपको डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर क्या है अकॉर्डिंग टू, अब ये डाटा कलेक्शन का प्रोसीजर भी आप ऐसे नहीं लिख सकते कि जी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपका जो फिलोसॉफिकल स्टांस है या जो वर्ल्ड व्यूज़ आपने लिया है उसको देखा जाएगा कि उसमें तरीकाकार क्या हो सकता है। उसमें आपको क्वांटिटेटिवली काम करना हो और आप कह रहे हो मैं इंटरव्यू करूँगा, हो सकता है वहाँ इंटरव्यू के ज़रिए काम करना और आप कह रहे हो कि मैं ऑब्जर्वेशन करूँगा। तो ये चीज़ें अहम हैं। उसके बाद आपको मेजरमेंट स्केल के हवाले से बताना है और मेजरमेंट स्केल के बाद आपको डाटा कलेक्शन टेक्निक्स के हवाले से बताना है। ये भी अकॉर्डिंग टू पैराडाइम और डिज़ाइन है कि जिस तरह का आपने रिसर्च डिज़ाइन लिखा है या पैराडाइम जो आप यूज़ कर रहे हैं, डाटा एनालिसिस टेक्निक्स भी उसी तरह ही होंगी। अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये वाला स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करके हाइपोथेसिस की टेस्टिंग बताऊंगा और हाइपोथेसिस एक्सेप्ट और रिजेक्ट करूंगा। अगर आप क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो आप वहाँ ये नहीं कह सकते कि जी मैं इंटरव्यू करके लाऊंगा और इंटरव्यू करके ये प्रोपोजिशन पेश करूंगा। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्ट होनी चाहिए और इंटरलिंक होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम आपको टिप्स देंगे रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 4 रिजल्ट्स के हवाले से कि रिजल्ट्स के क्या टिप्स हैं कि आप रिजल्ट्स के चैप्टर में आपको चीज़ें समझ आएँ। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।